हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 212 बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट हम खत्म कर चुके हैं। वो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे आज हम लोग। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस और इसका एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन का पार्ट 1 है ये, ठीक है। इसके जस्ट बाद में हम लोग एनसीईआरटी रिकैपिचुलेट इसका सेकंड पार्ट रिलीज करेंगे और 2 पार्ट में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, यानी बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस है, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग क्या क्या चीजें अब तक बना चुके हैं। पूरा जो प्रोसीजर है देखो, वो हम लोग फर्स्ट पार्ट में पूरा देख चुके हैं। जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी का, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब हम लोग वहां पे डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात, हम लोग थेरेपेटिक्स में नई चीजें डिस्कवर कर सकते हैं। थेरेपेटिक्स बेसिकली ये वर्ड आया थेरेपी से। थेरेपी का एक्चुअल मीनिंग होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे होता है फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी, तो ट्रीटमेंट्स, नए नए ट्रीटमेंट्स निकालना हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में सीखते हैं। जैसे हमने पहले ही वाले यूनिट में देखा था कि इंसुलिन का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो इंसुलिन बेसिकली हमारे लिए ट्रीटमेंट का काम करता है। उसके अलावा डायग्नोस्टिक्स में हम लोग नए नए डायग्नोस्टिक टूल्स, यानी कि नए नए मेडिकल टेस्ट जो है वो और ज़्यादा एडवांस्ड टेस्ट बनाते हैं, ताकि हम लोग किसी डिजीज़ को बहुत इनिशियल स्टेज पर ही डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल में फील्ड्स में हम लोग मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं, जिसमें हम लोग जेनेटिक्स में बदलाव लाकर क्रॉप्स में कुछ डिजायर्ड चीज़ें हमारे हिसाब से डाल सकते हैं। हम लोग इन सब के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें आप लोगों ने बीटी कॉटन का एग्जांपल तो पहले से पढ़ रखा होगा कि किस तरह से बीटी कॉटन जो है हम लोग यूज करके एक हमने पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप किया है कॉटन प्लांट के अंदर। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बायो रीमीडिएशन, जो कि नीड ऑफ दी आर है। क्या मीनिंग होता है बायो रीमीडिएशन का? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो रीमीडिएशन का मतलब होता है कि आप किस तरह से एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स का ब्रेकडाउन कर सकते हो। अभी की सबसे बड़ी जो समस्या, जैसे हम लोगों ने एनवायरमेंटल इश्यूज वाले चैप्टर में डिस्कस किया है अबाउट पोल्यूशन, तो उन पोल्यूटेंट्स को किस तरह से ब्रेक डाउन करना है, उसको हम कहते हैं बायो रीमीडिएशन। तो इसमें भी हम लोग एडवांस लेवल की बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। उसके अलावा वेस्ट ट्रीटमेंट, ये भी नीड ऑफ द आर हो गया हमारे लिए, जिस लेवल पे हम लोग वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे, और एनर्जी का प्रोडक्शन। तो ये सभी अलग अलग एप्लीकेशन है बायो टेक्नोलॉजी की। फिलहाल बायोटेक्नोलॉजी में जो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं, मतलब 3 वो एरियाज जिसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च की जा रही है बायोटेक्नोलॉजी में, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग तैयार कर रहे हैं एक बेस्ट कैटलिस्ट। यहाँ पे देखो, कैटलिस्ट का मतलब वो केमिस्ट्री वाला कैटलिस्ट नहीं है। यहाँ पर कैटलिस्ट का मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। अभी इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म कोई माइक्रोब भी हो सकता है, या फिर हम लोग किसी प्योर एंजाइम की बात भी कर सकते हैं। समझ में आ रही चीज? तो बस वो इम्प्रूव्ड माइक्रोब या इम्प्रूव्ड एंजाइम या कोई इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट बनाना, उसमें बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाना, ये हमारा सबसे पहला क्रिटिकल एरिया। उसके बाद में सेकंड में हम लोग क्रिएट करेंगे वो सारी ऑप्टिमल कंडीशंस, जिसमें हम लोग आराम से वो जो कैटलिस्ट हमने डेवलप किया, यानी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब या एंजाइम, उसको प्रॉपर तरीके से उसको कैसे बनाना है और उसको कैसे एक्ट करवाना है, उसके लिए जो कंडीशंस चाहिए होगी, ऑप्टिमल कंडीशंस, उन ऑप्टिमल कंडीशंस को इंजीनियरिंग कैसे करेंगे, उनको क्रिएट कैसे करेंगे, ये सेकंड एरिया। और तीसरे में सबसे इंपॉर्टेंट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था कि किस तरह से हम लोग उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करेंगे। उस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लाने से पहले हम लोग उसके ऊपर जो सारी प्रोसेसिंग हमें करनी है, उसका सेपरेशन, उसका प्यूरिफिकेशन, वो सब हम लोग भी उसमें भी हम लोग बदलाव लेकर आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे उसमें भी एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें हो गई, एक तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, और उस प्रोडक्ट को एक्ट कराने के लिए बेस्ट ऑप्टिमल कंडीशंस डेवलप करना, और तीसरा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये 3 क्रिटिकल एरियाज है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा रिसर्च अभी चल रही है। तो चलो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशंस है बायो टेक्नोलॉजी, हम लोग अब तक किस किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर चुके हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, एग्रीकल्चर करने के अलग अलग मॉडलिटीज या अलग अलग तरीके कौन से हैं जिससे हम फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो कौन कौन से फॉर्म्स है जिससे अलग अलग तरीके जिससे हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल केमिकल्स का यूज़ करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सभी
अब एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो जितना भी केमिकल यूज हो रहा है ये सारे के सारे केमिकल्स पोल्यूटेंट की तरह भी काम करता है। सॉइल पोल्यूशन होता है, उसके अलावा इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है, तो ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो है उसका कंसेप्ट अब धीरे धीरे हम लोग जो है उसमें बदलाव ला रहे हैं। सेकेंड फॉर्म है एग्रीकल्चर का, वो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का बिल्कुल अपोजिट है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि हम कोई भी किसी भी तरह का केमिकल जो पोल्यूटेंट की तरह काम करता है उसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हम हर उस केमिकल फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का, हर्बिसाइड को बंद करेंगे और उसके ऑल्टरनेट ढूंढेंगे। फर्टिलाइजर्स होते हैं तो उसकी जगह हम लोग मैन्योर्स यूज कर लेते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के लिए बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में भी डिस्कशन होंगे, वो जो हमारा फूड प्रोसेसिंग वाला चैप्टर है उसमें इस पे डिस्कशन किया जाएगा। और जो तीसरा मॉडलिटी वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें हम उन क्रॉप्स को ग्रो करें जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि हम लोग एग्रीकल्चर में किस तरह से नई नई वैरायटीज जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, या फिर ऐसी वैरायटीज जो ऑलरेडी डिजीज रेजिस्टेंस हो, जिसके पास में ऑलरेडी जिसके पास में इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कुछ ऐसी वैरायटीज के, वो सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली तीन मॉडलिटीज, पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड, दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। अगर मैं बात करूं ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो सुना होगा आपने इसके बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन एक इतना जबरदस्त काम किया गया था जिसकी वजह से जो है फूड सप्लाई जो है 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में बूम आया था। बट जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उस रेट से हम लोग सब तक फूड इसके थ्रू भी नहीं पहुंचा पाए, ठीक है, क्योंकि जिस रेट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड सप्लाई हम 3 गुना बढ़ा चुके थे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में जो इतना यील्ड इंक्रीज हुआ, यानी जो इतना आउटपुट इंक्रीज हुआ, उसके पीछे रीजंस क्या हैं? तो उसके पीछे के मेन रीजंस में सबसे पहला रीजन है कि हम लोग ने नई नई इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज का फॉर्मेशन किया। आपने सुना होगा कि किस तरह से MS स्वामीनाथन ने म्यूटेशंस इंड्यूस करके इंडिया में नई नई क्रॉप्स का फॉर्मेशन किया, जिसकी वजह से जो हमारा यील्ड था या आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। उसके अलावा हमने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सीखी। ये जो एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट होता है उसमें हम लोग ने प्रैक्टिसेस में कुछ इस तरह से उनका मैनेजमेंट में बदलाव लाकर हम लोग ने यील्ड हमारी इंक्रीज की। और तीसरा रीज़न एग्रोकेमिकल्स, जो इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने बहुत हाई लेवल में जो है यूज़ किए केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब एग्रोकेमिकल्स जैसा मैंने डिस्कस किया, एक तो एक्सपेंसिव रहते हैं जिसकी वजह से हम जो किसानों की लागत होती है फील्ड के अंदर वो बढ़ जाती है, और उसके अलावा एनवायरनमेंट को जो लॉस हो रहा है वो एग्रोकेमिकल्स की वजह से। हमने जो एनवायरमेंटल इशू वाला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि ये सब इंसेक्टिसाइड्स वगैरह किस तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। बायोमैग्निफिकेशन में पढ़ा था हमने कि किस तरह से DDT जो है विद ट्रॉफिक लेवल उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहता है, तो ये नुकसान होता है एग्रो केमिकल्स से। तो इसलिए हम लोग अब धीरे धीरे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत करता हूं, सबसे पहला वर्ड है GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझो इस चीज को, इसका नाम ही देखो आप लोग, क्या नाम है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें हम लोगों ने उनके जीन्स में यानी उनके जेनेटिक्स में हमने मॉडिफिकेशंस किया, उनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अभी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस, प्लांट्स, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो उस जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से हमने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में क्या क्या नई नई चीज़ें डेवलप की, वो हम लोग अगर देखें तो सबसे पहला हमने ऐसी क्रॉप्स का फॉर्मेशन किया जो अबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए ज़्यादा टॉलरेंस शो करती हो, यानी उनके पास में कोल्ड रेजिस्टेंस है, ड्रॉट रेजिस्टेंस, सॉल्ट रेजिस्टेंस और यहाँ तक कि उनका हीट रेजिस्टेंस भी हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करके इंक्रीज किया है। ऐसी ऐसी वैरायटीज डेवलप की जो ड्रॉट एरियाज में भी इजीली ग्रो कर सके। सॉल्टी एरियाज में जैसा हमने पढ़ा था इकोलॉजी वाली यूनिट में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सॉल्ट का डिपोजिशन होने लगता है धीरे धीरे जब वाटर लॉगिंग होती है, सैलिनिटी बढ़ती रहती है, तो उस बढ़ी हुई सैलिनिटी में भी प्लांट्स जो है वो टॉलरेंस कैसे बढ़ा, वो हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की हेल्प से किया। उसके अलावा हमने ऐसी क्रॉप्स डेवलप की जिनको केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी ऐसी क्रॉप्स जो खुद से
पेस्ट्स और इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती हो। इसका एग्जांपल बहुत जल्दी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमने जो फूड जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो हम लोग फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बढ़ाया। जैसे मैं एग्जांपल बात करूँ राइस की, तो राइस की हमने एक वैरायटी डेवलप की है जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, जिसका नाम है गोल्डन राइस। और इस गोल्डन राइस का फायदा ये है कि ये गोल्डन राइस विटामिन ए एनरिच्ड है। मतलब इस गोल्डन राइस में जो विटामिन ए कंटेंट है वो दूसरे राइस के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो हमने राइस को विटामिन ए से भी जो है एबंडेंट कर दिया। मतलब अब इसी राइस से हमें विटामिन ए भी साथ में मिल जाएगा। उसके अलावा प्लांट्स जो है देखो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद में उन मिनरल्स को यूज़ करते हैं। तो हमने प्लांट्स उस मिनरल्स को यूज़ करने की जो एफिशिएंसी है उसको हमने इंक्रीज कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कम मिनरल एब्जॉर्ब करके भी प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंटली उसको यूज़ करेगा। उससे जो है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल काफ़ी लंबे टाइम तक बनी हुई रहेगी। नहीं तो जनरली क्या होता है कि प्लांट्स अगर एफिशिएंटली उन मिनरल्स को यूज़ नहीं कर रहा तो उन मिनरल्स को वो बहुत ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब करता रहेगा, जिसकी वजह से सॉइल का फर्टिलिटी धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगता है। और पांचवा पॉइंट में कि इन मॉडिफिकेशंस की वजह से जो पोस्ट हार्वेस्ट यानी हार्वेस्टिंग के बाद के जो लॉसेस है उनको भी कम करने में हमें मदद मिली है। तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमें प्राप्त हुई। अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट की जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन। टॉक्सिन हम बेसिकली किसको कहते हैं? टॉक्सिन जो सब सुना होगा आपने, एक तरह से समझ लो जो किसी के लिए लीथल हो, हार्मफुल हो, उसको हम कहते हैं टॉक्सिन्स। एक जैसे पॉइजन होता है, पॉइजन जो है वो टॉक्सिक रहता है, तो सिमिलरली टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन। नाम ऐसा क्यों रखा बीटी टॉक्सिन? क्योंकि ये एक बैक्टीरिया बनाता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। अब बैसिलस का बी और थुरिनजिएंसिस का टी, इन दोनों को एक साथ में लिखा तो मैं क्या बन गया? बी टी। इसलिए हमने इस टॉक्सिन का नाम रखा बीटी टॉक्सिन। ध्यान रखना ये एक बैक्टीरिया द्वारा बनाई जाती है और ये बैक्टीरिया जब इस बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन करता है तो इस बीटी टॉक्सिन की वजह से जो इंसेक्ट्स है वो इंसेक्ट्स डेड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने बस इतना सा करना था। हमने बायोटेक्नोलॉजी लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ ली। मैंने उस बैक्टीरिया जो बीटी टॉक्सिन बनाता है उस बैक्टीरिया को लिया और ये देखा कि उस बैक्टीरिया में कौन सा जीन है जो उस बीटी टॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है। उस जीन को हमने आइसोलेट किया। उस जीन को आइसोलेट करने के बाद में हमने उसको एक वेक्टर के साथ में इंट्रोड्यूस किया और हमने बनाया बीटी टॉक्सिन। समझ में आई बात? अब इसको ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं आपको, जो जीन बीटी टॉक्सिन बना रहा था उस जीन को मैंने अब इंट्रोड्यूस कर दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया किनके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो जब ये जीन अब प्लांट्स के अंदर चला गया तो प्लांट्स में जाने के बाद में ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो बीटी टॉक्सिन बनाएगा। यानी अब प्लांट खुद से बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि ये प्लांट्स के को रेजिस्टेंस मिल गई उन सारे इंसेक्ट्स के अगेंस्ट जो बीटी टॉक्सिन्स की वजह से जिनकी डेथ होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट खुद से बीटी टॉक्सिन का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो उन इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा। यानी आप कह सकते हो कि प्लांट्स खुद बायोपेस्टिसाइड्स बन चुके हैं। बायोपेस्टिसाइड्स हम किसे कहते हैं? जब हम लोग बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को ही पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। बिकॉज हम यहाँ पे प्लांट्स यूज़ करें एज ए पेस्टिसाइड्स तो हम इसे कहते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। एग्जाम्पल्स अगर मैं देखूँ तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। हमने बहुत सारे प्लांट्स में इस बीटी जीन को ट्रांसफ़र किया है, जैसे कॉटन, और हमने उस वैरायटी का नाम रखा है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो और बीटी सोयाबीन। इन सभी के अंदर कॉमन क्या है? इन सब के अंदर कॉमन ये है कि ये सभी वैरायटीज़ खुद से बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन कर सकती है। यानी उन सभी इंसेक्ट्स के अगेंस्ट इनके पास रेजिस्टेंस होगा जो इंसेक्ट्स बीटी टॉक्सिन की वजह से मरते हैं। चलो फिर बीटी टॉक्सिन्स की वजह से कौन कौन से इंसेक्ट्स की डेथ होती है या कौन कौन से इंसेक्ट्स पे एक्ट करता है बीटी टॉक्सिन, उसकी बात करता हूँ। बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं इंसेक्ट्स के जिसके अगेंस्ट बीटी टॉक्सिन काम करता है, जिसमें सबसे पहला ग्रुप का नाम है लेपिडोप्टेरांस, सेकंड है डायप्टेरांस और तीसरा है कोलियोप्टेरांस। लेपिडोप्टेरांस, डायप्टेरांस और कोलियोप्टेरांस, ये 3 ग्रुप है इंसेक्ट्स के जिन जो बीटी टॉक्सिन के लिए सेंसिटिव है। लेपिडोप्टेरांस के अंदर जो एग्जाम्पल्स है उनमें है टोबैको वुडवर्म और आर्मीवर्म। डिप्टेरंस के अंदर आते हैं बेसिकली फ्लाइज और मॉस्किटोज यानी मच्छर और मक्खी, और कोलियोप्टेरंस के अंदर आते हैं बीटल्स। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप जो है
वो बीटी टॉक्सिन के लिए सेंसिटिव हैं। ये तीनों जो ग्रुप इंसेक्ट के ग्रुप है वो बीटी टॉक्सिन से मरते हैं। अब नीट में तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से कौन कौन सा ग्रुप जो है बीटी टॉक्सिन के लिए सेंसिटिव है, तो क्यों ना इसके लिए एक निमोनिक बना ले। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा निमोनिक है और निमोनिक का नाम है कोल्ड। निमोनिक का नाम क्या है? कोल्ड, मतलब बेसिकली ठंडा जिसको हम कहते हैं। तो CO, कोल्ड का CO का मतलब हो जाएगा कोलियोप्टेरेंस, L का मतलब हो जाएगा लेपिडोप्टेरेंस और D का मतलब हो जाएगा डायप्टेरेंस। वापस से बता दूं मैं आपको, कोल्ड में जो CO है, CO का मतलब क्या हो जाएगा? कोलियोप्टेरेंस, L का मतलब क्या हो जाएगा? लेपिडोप्टेरेंस और D का मतलब क्या हो जाएगा? डायप्टेरेंस। एक बार मैं कोलियोप्टेरेंस पे जाऊं, अगर देखो कोलियोप्टेरेंस में अगर मैं देखूं तो पहले दो अल्फाबेट क्या है? CO से आप याद कर सकते हो कोलियोप्टेरेंस। फिर नेक्स्ट दो अल्फाबेट क्या है? LE, और LE से आप याद कर सकते हो लेपिडोप्टेरेंस। यानी कोलियोप्टेरेंस से ही आप दो ग्रुप्स तो ऐसे याद कर लोगे, कोलियोप्टेरेंस और सेकंड दो अल्फाबेट लेपिडोप्टेरेंस, और तीसरा होता है डिप्टेरेंस। या तो ऐसे याद कर लो, ऐसे याद नहीं रहता तो आप कोल्ड निमोनिक याद कर सकते हो, इससे आपको ये याद हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें से क्वेश्चन आता है। देखो बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एक प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है। ये बैक्टीरिया प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है जब इसकी ग्रोथ होती है तब, वो भी पर्टिकुलर फेज में। ठीक है, ये बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर फेज में अपने ग्रोथ टाइम में प्रोटीन क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करता है। इन प्रोटीन क्रिस्टल्स के अंदर जो है एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं बीटी टॉक्सिन, जो कि टॉक्सिक रहता है फॉर इंसेक्ट्स, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। बट अभी इंसेक्ट्स को किस तरह से खत्म करता है उसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। और सवाल ये उठता है कि सर जब इस बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया खुद क्यों नहीं मरता? ये जो टॉक्सिन है ये बैक्टीरिया खुद बना रहा है, तो वाई बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू दिस टॉक्सिन, क्यों बैक्टीरिया इस टॉक्सिन से नहीं मरता? तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनो, देखो ये जो टॉक्सिन है ये बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्रोटॉक्सिन। देखो ये जो वर्ड है प्रो बेसिकली हम लोग एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं कहाँ पर? जब हमें किसी भी चीज का जो है प्रिमिटिव फॉर्म दिखाना होता है। जैसे कि आपने रेनिन और प्रोरेनिन वर्ड यूज किया होगा कि प्रोरेनिन से बनता है रेनिन। इसी तरह से एक होता है प्रोटॉक्सिन से बनता है टॉक्सिन। एक होता है प्रोएंजाइम से बनता है एंजाइम। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी वर्ड यूज किया है। तो वापस बता रहा हूँ, इस बैसिलस के अंदर यानी इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो टॉक्सिन होता है वो एक्टिव नहीं होता, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में रहता है, इसलिए ये बैक्टीरिया इस टॉक्सिन से नहीं मरता। अब जैसे ही ये टॉक्सिन इंसेक्ट इस टॉक्सिन को इंजेस्ट कर लेगा तब ये प्रोटॉक्सिन जब इंसेक्ट के गट में पहुंचेगा तो उसके गट में पीएच कैसा है? एल्कलाइन। एल्कलाइन पीएच की वजह से ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट होगा अपने एक्टिव टॉक्सिन फॉर्म में। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसके एक्टिव फॉर्म में। और जैसे ही ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन बनता है तो ये जाकर इसके मिडगट की जो एपिथेलियम है उस एपिथेलियम के सेल से जाकर ये टॉक्सिन बाइंड हो जाता है। अब इस एपिथेलियम के सेल्स में ये सबसे पहले क्या करता है? पोर्स क्रिएट करता है। एक जैसे समझो आप यूँ है कि ये मिडगट है इस मिडगट में ये इसके एपिथेलियल सेल्स, अब इसके एपिथेलियल सेल्स के सरफेस पे जाकर ये टॉक्सिन बाइंड होता है और बाद में इन सेल्स के अंदर जो है पोर्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये सेल है और इस सेल के अंदर ही पोर्स का फॉर्मेशन इसने कर दिया। इस पोर के फॉर्मेशन की वजह से इन सेल के अंदर वाटर एंटर करता है, जिसकी वजह से सेल का क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी और कुछ टाइम बाद में सेल का हो जाएगा लाइसिस, यानी सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा। वाटर उसमें जाएगा तो वो सेल क्या होगा? स्वेल्स, और स्वेल होते होते वो एक बार लाइसिस हो जाएगा या फिर फट जाएगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो ये रीज़न है कि क्यों बीटी टॉक्सिन से इंसेक्ट की डेथ होती है, क्योंकि उसके मिडगट की एपिथेलियल सेल्स में पोर्स क्रिएट करके वो सेल्स है जो उनका लाइसिस करवा देता है। और बैक्टीरिया को इसलिए नहीं मरता क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये टॉक्सिन अपने इनएक्टिव फॉर्म प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और इंसेक्ट कौन कौन से मरते हैं इससे? तो आपको याद करना है कोल्ड, कोलियोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस और डायप्टेरेंस। अब एक इस सिंगल स्लाइड्स पे नीट में एक क्वेश्चन 100% आता है। चलो फिर बात करते हैं। अब देखो जो हमने अब तक बात की कि बीटी
टॉक्सिन है, जो एक प्रोटीन है, वो अब बिकॉज ये एक प्रोटीन है तो किसी ना कोई इसका जीन भी प्रेजेंट होगा, जीन होगा, वो ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए के ट्रांसलेशन से बाद में प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो बीटी टॉक्सिन होते हैं, ये बीटी टॉक्सिन आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक इंसेक्ट्स। बीटी टॉक्सिन्स आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक इंसेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई भी बीटी टॉक्सिन किसी भी इंसेक्ट को खत्म करेगा, ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। और बिकॉज ये बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक है, तो बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन है उसका जीन भी क्या होगा, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक बीटी जीन्स होते हैं और ये स्पेसिफिक बीटी जीन सेंट्रल डॉग्मा के थ्रू स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं और ये स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को खत्म करते हैं। यानी कि मुझे कौन सा वाला जीन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करता है वो इस बात पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं किस पेस्ट को या किस क्रॉप को टारगेट कर रहा हूँ, कि मुझे किस क्रॉप में डालना है और मैं किस पेस्ट को या किस इंसेक्ट को टारगेट कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं जो जीन है वो आइसोलेट करूँगा। बीटी जीन्स को हम कहते हैं क्राई जीन्स। क्या कहते हैं, क्राई जीन्स। क्यों बोलते हैं क्राई, बिकॉज क्राई वर्ड हमने लिया क्रिस्टल प्रोटीन से, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि क्रिस्टल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो क्रिस्टल के CRY से हमने नाम रख दिया क्राई जीन्स। और थोड़ी देर पहले देखा कि ये सारे क्राई जीन्स क्या हैं, स्पेसिफिक हैं। तो बिकॉज क्राई जीन्स के हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देखें, तो जो NCERT के अंदर 3 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वही देख रहे हैं हम लोग, बिकॉज NCERT की समरी पढ़ रहे हैं। क्राई फर्स्ट AC, पहले का नाम क्या है, क्राई फर्स्ट AC, सेकेंड है क्राई सेकेंड AB। तो क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB, ये जो 2 जीन्स हैं, ये जो है कॉटन बॉलवॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं। कॉटन बॉलवॉर्म्स बेसिकली इंसेक्ट्स हैं, कॉटन बॉलवॉर्म्स इंसेक्ट्स है जो कॉटन को इन्फेक्ट करते हैं, तो उनको कंट्रोल करते हैं ये 2 जीन्स। उसके अलावा क्राई फर्स्ट AB ये कंट्रोल करता है किसी कॉर्न बोरर नाम के एक इंसेक्ट को। दोनों इंसेक्ट है, कॉर्न बोरर और बॉलवॉर्म्स। तो ये दोनों क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकेंड AB कॉटन बॉलवॉर्म्स और क्राई फर्स्ट AB कॉर्न बोरर। ठीक है, एक बार मैं इसकी बात करता हूँ, इस वर्ड की बात करता हूँ, बोल की। देखो बोल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, इस फिगर को देखो आप लोग। आपने कभी भी अगर कॉटन देखा हो तो कॉटन कुछ इस तरह से ग्रो करता है प्लांट पे। तो ये जो कॉटन है ये बेसिकली सीड जो होता है ना, उस सीड के सरफेस के फाइबर्स है। कॉटन जो है सीड के सरफेस के फाइबर्स होता है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, सीड के सरफेस फाइबर्स का एक राउंड सा स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कहते हैं बोल, BOLL। इन बोल को जो इंसेक्ट्स अटैक करते हैं उनको हम कहते हैं बोल वॉर्म्स। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो ये जो फिगर है, फर्स्ट फिगर, ये एक फुल्ली मैच्योर कॉटन बोल है, एक फुल्ली मैच्योर कॉटन बोल है। और सेकंड फिगर जो मैंने आपको यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर बोल दिखने को नहीं मिल रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसको इन्फेक्ट किया है इंसेक्ट ने। ये जो बॉल वॉर्म्स है, ये बॉल वॉर्म्स जो है यहाँ पर इनको जाके अटैक करते हैं और पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं हमारे कॉटन का। समझ में आई चीज़। तो बस इसीलिए हमने बीटी कॉटन का फॉर्मेशन किया। अब ये बीटी कॉटन जो है खुद से बैसिलस thuringiensis की तरह ही ये बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बॉलवॉर्म्स अटैक नहीं कर पाते। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है RNA इंटरफेरेंस। ध्यान से सुनना, ये चीज़ बहुत कम बच्चों को समझ में आती है और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। वर्ड क्या है, RNA इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंटरफियर करना। यानी इंटरफियर कहते हैं ना कि हम लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं, इंटरफेरेंस। तो RNA इंटरफेरेंस या RNAi लिखते हैं इसको। इसका मतलब सुनना, पहले अच्छे से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये एक जीन है, ये एक जीन है। अब ये जीन करेगा ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या बनेगा उसका सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। जब भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA का फॉर्मेशन होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं लेके आया एक डबल स्ट्रैंडेड RNA। क्या बनाया, एक डबल स्ट्रैंडेड RNA। और इस डबल स्ट्रैंडेड RNA के जो स्ट्रैंड्स हैं दोनों, उसमें से एक स्ट्रैंड इस mRNA का क्या है, इसी mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी ये जो mRNA है, इस mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है इस DS डबल स्ट्रैंडेड RNA के अंदर। अब अगर मैं इस डबल स्ट्रैंडेड RNA को सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में कन्वर्ट कर दूं, जो कि इस वाले mRNA का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर इस mRNA का सीक्वेंस है A, U, G और C,
तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा, इसका सीक्वेंस होगा UACG। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता है डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर। तो बिकॉज ये एमआरएनए और ये कॉम्प्लीमेंट्री एसएसआरएनए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को, तो जैसे ही ये दोनों पास आएंगे ये दोनों क्या कर जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों क्या कर जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब नॉर्मली क्या होता था, ये जीन ट्रांसक्राइब करके बनाता था एमआरएनए, और एमआरएनए बाद में ट्रांसलेट होकर बनाता था प्रोटीन। और इसके ट्रांसलेशन के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ट्रांसलेशन के लिए ये जरूरी है कि इस एमआरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस से आकर जुड़ता था टीआरएनए। कौन, टीआरएनए। बट यहाँ पर क्या हो गया है, आरएनए का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आरएनए कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड। तो बिकॉज आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस पे एक और एमआरएनए आकर जुड़ गया, तो इससे टीआरएनए नहीं जुड़ सकता। टीआरएनए नहीं जुड़ सकता मतलब ऐसा एमआरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, ऐसा एमआरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, यानी आपने एमआरएनए को चुप कर दिया। एमआरएनए को चुप कर दिया, चुप कर दिया मतलब आपने उसको एक्सप्रेस होने ही नहीं दिया। अगर ये एक्सप्रेस होता तो प्रोटीन फॉर्मेशन करता, लेकिन मैं इसका एक्सप्रेशन रोक रहा हूँ। अब जब मैं इसका एक्सप्रेशन रोक दूंगा, इसको साइलेंट कर दूंगा, तो इससे बनने वाला प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। बस इसी को हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। मैंने इंटरफियर किया आरएनए के फंक्शनिंग में। समझ में आई चीज। अब हम ये सोच रहे हैं कि सर ये जो डीएस आरएनए आप लेके कहाँ से आए, ये डीएस आरएनए आप लेके कहाँ से आए, क्या ये नेचर में वाकई में एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो बिल्कुल। देखो, यूकैरियोट्स के अंदर सेल्यूलर डिफेंस के लिए, खुद के सेल्स के डिफेंस के लिए आरएनए इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शंस के केसेस में हम लोग, हमारी बॉडी खुद जो है इस तरह के मैकेनिज्म के थ्रू उस वायरस के जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है उसको क्या कर देगा, वो उसको साइलेंट कर देगा, जिसकी वजह से वो वायरस आगे ग्रोथ नहीं कर पाता। समझ में आई चीज़। तो ये होता है यूकैरियोट्स के अंदर। तो इसके सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वायरल इन्फेक्शन से एक तो, और ऐसे कौन से वायरस, जिस जो आरएनए वायरसेस होते हैं उनका इन्फेक्शन। और इसका एक और सोर्स ह्यूमन बींग्स में जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो है ट्रांसपोजोन्स। क्या है, ट्रांसपोजोन्स। ध्यान से सुनना, एम्स 2019 का क्वेश्चन है ट्रांसपोजोन्स के बारे में। ट्रांसपोजोन, इस वर्ड को ही समझ लो, ट्रांस वर्ड आया है ट्रांसफर से, ठीक है, और पोजोन्स आप ऐसे समझ लो पोजीशन। क्या समझ लो, पोजीशन। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, यानी ये ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स है, ये ऐसा डीएनए जो अपना पोजीशन ट्रांसफर कर लेता है, जो अपना पोजीशन ट्रांसफर कर लेता है। इनको हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंपिंग जीन्स। ये ऐसे जीन्स हैं जो अपना पोजीशन ही चेंज कर लेते हैं। कभी क्रोमोसोम के यहाँ पे रहते हैं तो क्रोमोसोम के दूसरे पोर्शन में ये पहुंच जाता है। इनको हम कहते हैं ट्रांसपोजोन्स। तो ट्रांसपोजोन्स खुद जो है इस तरह के डीएस आरएनए फॉर्म करने के कैपेबल रहते हैं। इसे हम कहते हैं आरएनए का इंटरफेरेंस। अब इस आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को यूज करके मैं किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। ध्यान से देखिएगा एग्जांपल। शुरुआत करता हूं मैं एक निमेटोड से जिसका नाम है मेलोडिन इनकॉग्निशिया। क्या नाम है, मेलोडिन इनकॉग्निशिया। ये एक राउंडवर्म है, बेसिकली एक निमेटोड है जो कि इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट्स की रूट्स को। और इस टोबैको प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करने की वजह से इन टोबैको प्लांट्स का जो आउटपुट या यील्ड है वो क्या हो जाती है, कम। तो अब हम लोग किस तरह से आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक को यूज करके एक टोबैको प्लांट को मेलोडिन इनकॉग्निशिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देंगे। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने लिया एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, पढ़ा था हमने लास्ट यूनिट में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। वो बैक्टीरिया को यूज करके हम लोग वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। इस वेक्टर के अंदर हमने निमेटोड का एक स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे किया, हमने लास्ट यूनिट में सीखा था। बहुत आसान है। हमने वेक्टर लिया, ठीक है, ये लिया एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, और इस एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के अंदर अब मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा क्या, मेलोडिन इनकॉग्निशिया, यानी कि निमेटोड का एक स्पेसिफिक जीन। बन गया वेक्टर। अब मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा टोबैको प्लांट के अंदर, ठीक है। अब जब ये टोबैको प्लांट के अंदर जाएगा तब ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब इस डीएनए को कुछ इस तरह से डाला गया है इस प्लांट के अंदर कि ये सेंस स्टैंड भी बनाएगा और एंटी सेंस स्टैंड भी बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन में। आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर सेंस स्टैंड और एंटी सेंस स्टैंड क्या होते हैं, अगर ये सब नहीं पता आपको
तो हमारा वीडियो अवेलेबल है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, इन सब के बारे में। तो वहाँ जाकर आप ये सब चीज़ें सीखते हो। फिलहाल यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं लेंगे। डीएनए दोनों तरह के स्ट्रैंड बना रहा है, सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड, और हमें अच्छे से मालूम है कि सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड ये दोनों एक दूसरे के होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अभी जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये सीधा सीधा एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसका स्पेसिफिक है? ये स्पेसिफिक है उस निमेटोड का। क्लियर हुई चीज? अब क्या होगा? इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस इनिशिएट करेगा। अब समझो निमेटोड ने उस प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया। अब जब ये निमेटोड इस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो इस निमेटोड का जो स्पेसिफिक एमआरएनए बनेगा, निमेटोड होगा, निमेटोड का डीएनए होगा, डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा और एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब जब ये एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा तो इस एमआरएनए को साइलेंट कर देगा कौन? इसी का स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंड आरएनए जो हमने उस प्लांट के अंदर पहले से ही डाल रखा है। तो अभी आएगा और इसमें जाकर सीधा सीधा इसके एमआरएनए की क्या कर देगा? साइलेंसिंग, जिसकी वजह से इस निमेटोड के अंदर अब ट्रांसलेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से निमेटोड्स इस प्लांट पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग ने आरएनए इंटरफेरेंस को यूज़ करके हमने इसी टोबैको प्लांट को इसी राउंड वॉर्म के अगेंस्ट क्या प्रोवाइड की? रेजिस्टेंस प्रोवाइड की। अब एक फिगर है यहाँ पे देखो, एक टिपिकल कंट्रोल प्लांट का ये फिगर है, इसकी रूट्स है ये। इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि बहुत सारे जो राउंड वॉर्म्स है इनका इन्फेक्शन यहाँ पर हो रखा है। कंट्रोल प्लांट क्यों लिखा हमने? देखो क्या होता है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में हम एक स्पेसिमेन को कंट्रोल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कंट्रोल। और इस कंट्रोल जो स्पेसिमेन होगा, इस कंट्रोल पे हम किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करते, यानी जो नेचुरल चल रहा है हम उसी नेचर के हिसाब से इसको चलने देते हैं। आप बेसिकली ये समझ लो कंट्रोल प्लांट मतलब कि इसके अंदर हम लोगों ने आरएनए इंटरफेरेंस नहीं की, ये एक नेचुरल प्लांट है। और दूसरी तरफ ये भी एनसीईआरटी का फिगर है, ये हमने जो ये ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक प्लांट क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने आरएनए इंटरफेरेंस करवाया है, ठीक है। और ये आरएनए इंटरफेरेंस करने के 5 दिन बाद में हमने जानबूझ के निमेटोड्स को इन्फेक्ट करवाया इससे, और हमने ये देखा कि इसमें निमेटोड्स का इन्फेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस निमेटोड्स के अंदर जो स्पेसिफिक एमआरएनए है उस एमआरएनए की साइलेंसिंग कर दी हमने हमारे इस आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से। बस यही था एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, वहाँ पे हम लोग मेडिकल एप्लीकेशंस और एथिक्स के बारे में सारी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। अब बस इतना सा करना है, जाके एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। बस आपने आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर 100% क्वेश्चन आते हैं, और बीटी कॉटन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया है। थैंक यू।